और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव जानकारी, मंत्रिमंडल को लेकर सटीक खबर जनता टीवी के पास है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है मंत्रिमंडल को लेकर, और खबर यही है कि नई सरकार का गठन जल्द होने वाला है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, और खबर यही है कि कौन कौन इसमें नए चेहरे होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है मंत्रिमंडल को लेकर, सटीक खबर कैसा होगा नई कैबिनेट का स्वरूप, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। और जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव जानकारी, ये सटीक खबर जनता टीवी के पास। नई सरकार का गठन होना है, और इस नई सरकार में कौन कौन इसमें चेहरे शामिल होंगे, नई सरकार का गठन होगा, नई कैबिनेट में कौन कौन चेहरे इसमें शामिल होंगे, बिल्कुल सटीक जानकारी जनता टीवी के पास है, और ये एक्सक्लूसिव सटीक जानकारी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर कैसा होगा नई कैबिनेट का स्वरूप, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये अपने आप में इतिहास है। और अगर नायब सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं तो दूसरी बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी नई कैबिनेट में कौन से नए चेहरे होंगे, ये सारी सटीक जानकारी जनता टीवी के पास है। एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बताएंगे नई सरकार के गठन को लेकर। फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है, और साथ ही नई कैबिनेट में कौन कौन नए चेहरे होंगे जिनको जगह मिलेगी, और जो नई कैबिनेट बनेगी, क्योंकि नायब सरकार को लेकर फिलहाल ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सलाहकार संपादक शशि रंजन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। शशि रंजन जी, जनता टीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है जो इस वक्त आपके पास है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है नई सरकार को लेकर, और नई सरकार का गठन होता है तो नई कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे? जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दें कि 15 तारीख को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा, और प्रधानमंत्री आएंगे। उसके अलावा कई राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री आएंगे, कई केंद्रीय मंत्री आएंगे, और एक बड़ा जलसा होगा। और कोशिश ये है, जो प्लानिंग की जा रही है कि 40-50 हजार लोग वहां पर आए, तो इसे एक बड़े उत्सव के तौर पर बीजेपी मनाना चाहेगी, क्योंकि तीसरी बार सरकार बीजेपी की हरियाणा में बनी है। अब तक का ये रिकॉर्ड टूटा है, और वो भी तब जब लगातार जितने एग्जिट पोल और जितने एनालिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है। उस माहौल में और एंटी इनकम्बेंसी के जो मसले थे, उन तमाम मसलों को पार पाते हुए ये बीजेपी तीसरी बार आई। और आपको याद होगा कि जब पहले टेन्योर में 2014 में आई तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के करीब ही थी, और किसी दूसरे के समर्थन की जरूरत नहीं थी। अपने बूते बीजेपी ने सरकार बनाया था। उसके बाद जब 2019 में 75 पार का नारा दे रहे थे, और उसके पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा से 10 की 10 सीटें जीत करके गई थी, तो मोराल बड़ा हाई था और 75 पार का नारा दिया जा रहा था। लेकिन 40-41 में ही सिमट गई, और बाहर से समर्थन की जरूरत पड़ी, और तब जेजेपी के 10 विधायक जीत करके आए थे, उनके साथ सरकार चली। हालांकि 4.5 साल के बाद वो गठबंधन टूटा, और फिर 2024 के चुनाव में जेजेपी भी अलग लड़ी और बीजेपी भी अपना अलग लड़ी चुनाव। लेकिन 2024 के जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। और हालांकि नायब सैनी काउंटिंग के पोलिंग के दिन के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी वो कह रहे थे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी। बीजेपी के कुछ सीनियर नेता थे, जब उनसे बात होती थी वो कहते थे कि हमारी 40, 45, 46 आंकड़े आएंगे, नंबर्स आएंगे, शशि जी आप ये रख लीजिए। लेकिन बाद बाकी जितने एग्जिट पोल और जितने एनालिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार में आएगी। अब सरकार नंबर्स आ गए हैं, अब सरकार गठन की बारी है। तो एक ये बात चल गई बीच में कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीच में हालांकि चुनाव के पहले ही नायब सैनी को पोस्टर पे रखा गया, पोस्टर बॉय बना करके रखा गया, और प्रधानमंत्री भी आए, बहुत तारीफ की और कहा था कि नायब सैनी की लीडरशिप में ही हम आगे की सरकार चलाएंगे। लेकिन बीच में ये एक उड़ गई बात कि मुख्यमंत्री के नाम पे भी मंथन चल रहा है, जब मोहनलाल बडोली ने एक स्टेटमेंट में कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, हालांकि ये बहुत बड़ी नहीं है, ये अंडरस्टूड था, ये पहले से तय था, नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे।
तो जनता टीवी के पास जो पुख्ता जानकारी है हाईली प्लेस्ड सोर्सेस के हवाले से, ये जो चर्चाओं का बाजार भी आहे बगाहे जो चलती रहती है कि बीजेपी हाई कमान किसी ऑल्टरनेटिव पे भी सोच रही है, ये सरासर ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। नायब सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। 15 तारीख को बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ लेंगे। पिछली बार 56 दिनों का कार्यकाल उनका रहा था। अब इस बार वो दूसरी बार, मतलब पहला तो जब मनोहर लाल जी को हटाया गया और लोकसभा चुनाव लड़वाया गया, फिर केंद्रीय मंत्री बनाया गया, तो उनकी जगह पे नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये पुख्ता जानकारी है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है कि नायब सिंह जी ही मुख्यमंत्री होंगे। और 15 तारीख को पंचकुला में जो एक बड़ा जलसा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री आएंगे, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री आएंगे, कई केंद्रीय मंत्री आएंगे, उसमें मुख्यमंत्री के तौर पे नायब सैनी शपथ लेंगे। तो ये तो एक स्पष्ट बात है। दूसरी एक चर्चा बहुत चल रही थी कि 2 डिप्टी सीएम यानी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। पिछले कार्यकाल में जब बीजेपी के पास नंबर नहीं थे तो जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाना पड़ा था और तब दुष्यंत चौटाला जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। कई चर्चा ये राजनीतिक गलियारों में या सोशल मीडिया पे चल रही थी कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ये फॉर्मूला अपनाया है और 2 उप मुख्यमंत्री हर जगह बने हैं या बनाए हैं, वो जातीय समीकरण को साधने की बात। तो जनता टीवी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बाद सारे मंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं और आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो हम आपको ये बता रहे हैं कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, सिर्फ नायब सैनी एक मुख्यमंत्री होंगे, नीचे उनके सारे मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये सब होगा, लेकिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। ये आप रख लीजिए। और ये जो हाईली प्लेस्ड सोर्सेज हैं, दिल्ली में इसको लेकर के कई राउंड्स की बैठकें हुई हैं। जो बीजेपी जो हाई कमान है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसका एकदम साफ है कि कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो ये आप अपना ये आप गार्ड बांध कर रख लें कि कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। अब हम शुरू करते हैं कि मुख्यमंत्री तो नायब सरकार में 2024 वाले में नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। अब अनिल विज साहब है, अंबाला कैंट से आते हैं और इस बार उन्होंने ये कहा था कि अगर पार्टी चाहे तो, 2-3 बार वो रिपीट करते थे कि अगर पार्टी चाहे तो आप लोगों से मुलाकात जो है, अगली मुलाकात वो सीएम हाउस में हो सकती है। मैं सीनियर आदमी हूं और मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने के लिए तैयार हूं। आपको पता है जब मनोहर लाल जी को रिप्लेस किया जा रहा था, मतलब चेंज किया जा रहा था और नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तब जब मनोहर लाल जी इस्तीफा देने गए थे गवर्नर हाउस, तो उनकी गाड़ी में, उन्होंने अपनी गाड़ी में अनिल विज जी को साथ बैठाया था और दोनों गए थे गवर्नर हाउस, वहां इस्तीफा दिया और उसके बाद आए। लेकिन अनिल विज साहब का ये कहना है कि तब भी उन्हें ये नहीं पता था कि अगला मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बना दिया जाएगा। हालांकि उसके पहले बहुत चर्चा चलती थी, संजय भाटिया का नाम, ये नाम, वो नाम, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था और एक जूनियर आदमी के अंडर में कैसे काम करेंगे। तो एक जानकारी अब आपको ये दे रहे हैं कि अनिल विज जी का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए लगभग फाइनल हो चुका है। यानी कि अनिल विज साहब को आप विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे देख सकते हैं। सीनियर लीडर हैं और नायब सिंह सैनी चूंकि उनके जूनियर हैं और पिछली बार वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, उनका नाम था लेकिन वो गए नहीं और नाराजगी ये थी कि एक जूनियर आदमी के अंडर में हम कैसे मंत्री रहेंगे। तो इस बार उनकी भी सीनियरिटी को ध्यान में रखा गया है। और जो विधानसभा अध्यक्ष थे पिछली सदन में, ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला से जीत करके आए थे बीजेपी के सिंबल पर, इस बार दुर्भाग्य से वो हार गए हैं। हालांकि जो डिप्टी स्पीकर थे रणवीर गंगवा,
वो बरवाला से जीत करके आ रहे हैं। दूसरे जो 2014 में जो विधानसभा अध्यक्ष थे कंवरपाल गुर्जर, जो बाद में मंत्री बन गए अगले बार 2019 वाली सरकार में, वो हार गए हैं। तो पार्टी ने तमाम तरह के विचार किया। अनिल विज साहब की जो लॉयल्टी है, उनका जो प्रेम है बीजेपी के साथ, उनकी जो लॉयल्टी है बीजेपी के साथ, पार्टी उसका भी कदर करना चाहती थी, उनको विज साहब को भी ध्यान में रखना चाहती है, और नायब सिंह सैनी साहब को मुख्यमंत्री भी बनाना है। तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए, सबकी सीनियरिटी और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने लगभग ये तय किया है कि अनिल विज साहब को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, और के नाम के लिए उनका प्रस्ताव है। और जो मेरे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि ये लगभग तय मान करके चलिए। हालांकि जब तक हो नहीं जाता है, क्रिकेट और पॉलिटिक्स में मैं हमेशा कहता हूं कि आखिरी गेंद पे आखिरी मिनट में भी बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन अभी जो ये प्रस्ताव था उस पर लगभग एक आम सहमति बनी है कि अनिल विज साहब को एक बहुत ही आदर मान और सम्मान के साथ 2024 अब जो सरकार चलेगी उसमें उनको एक स्थान दिया जाए, और उनका नाम लगभग तय मान करके चलिए विधानसभा अध्यक्ष के लिए। अब पिछली बार रणवीर गंगवा जो नलवा से जीत करके आए थे, इस बार बरवाला से जीत करके आए हैं, वो थे डिप्टी स्पीकर। इस बार राम कुमार कश्यप को डिप्टी स्पीकर के तौर पर आप देख सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, राम कुमार कश्यप एससी समाज से आते हैं। इनको आप और जो ये मंत्रिमंडल का जो गठन हो रहा है उसमें क्षेत्र, जिले और जातीय समीकरण, इन तमाम मसलों को, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। तो अनिल विज साहब को अगर आप देख लें तो वो पंजाबी समाज से हैं। राम कुमार कश्यप को आप देख पाएंगे डिप्टी स्पीकर के तौर पर करनाल जिले से आते हैं और शेड्यूल कास्ट एससी समाज से आते हैं। तो राम कुमार कश्यप को सीनियर लीडर हैं, इनको आप डिप्टी स्पीकर के तौर पर 2024 अब जो सदन चलेगा उसमें आप देख सकते हैं। तो फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर कोई इफ एंड बट नहीं है। आप 15 तारीख को ये शपथ लेंगे। कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, इस बात को नोट कर लीजिए, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। और ये चल रहा था कि आरती राव और ये नाम वो नाम, ये सब कुछ भी नहीं है। सारे मसलों पर कई राउंड की बैठक हुई है, उसके बाद ये तय हुआ है कि कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। अनिल विज को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये प्रस्ताव है, और इस पर एक आम सहमति भी मीटिंग्स में बनी है। राम कुमार कश्यप के नाम का प्रस्ताव था डिप्टी स्पीकर पर, और वो भी उस पे भी, उस नाम पे भी एक आम सहमति बन गई है। अब कई नाम हैं, अगर आप देखें तो अगर आप देखें, जैसे मैं अनिल विज साहब के बारे में कह रहा था कि 11 पंजाबी लड़े, बीजेपी ने टिकट दिया, उसमें 9 जीत करके आए, ये बड़ी बात है। राम कुमार कश्यप साहब 17 लोग लड़े उस समाज से, इसी समाज से 8 जीत करके आए। अब आ जाइए, मैंने कहा कि इलाका, क्षेत्र, जिला और जातीय समीकरण सबका ध्यान रखा गया है, और ये रखने की कोशिश की गई है, जो बीजेपी के लोगों ने बताया है, जो हाईली प्लेस सोर्सेज ने बताया है। ब्राह्मण में 11 ब्राह्मणों को टिकट दिया था बीजेपी ने, 7 उसमें जीत करके आए हैं। अब पहले वाले में मूलचंद शर्मा थे, हालांकि आपको पता है कि मूलचंद शर्मा और महिपाल ढांडा को छोड़ करके, और अनिल विज तो जब नायब सिंह सैनी की सरकार बनी जो 56 दिन वाली, उसमें वो मंत्री नहीं थे, इसलिए आप उनको हटा दीजिए। उसके अलावा जितने लोग थे सब हार गए। एक डिप्टी स्पीकर के तौर पे रणवीर गंगवा जीते, बाकी स्पीकर भी हार गए, और महिपाल ढांडा और मूलचंद शर्मा को छोड़ करके बाकी सब हार गए। अब
ब्राह्मण समाज में मूलचंद शर्मा, अरविंद शर्मा, राम कुमार गौतम और शक्ति रानी शर्मा, ये चार नाम बहुत ही प्रमुखता के साथ चल रहे थे और इस कोटे से इनमें से दो को लेना था मंत्री के तौर पे। मूलचंद शर्मा फरीदाबाद जिले से आते हैं, लेकिन उनका नाम क्यों कट रहा है मैं बताता हूँ। अरविंद शर्मा एमपी थे और बहुत पुराने नेता हैं, अभी जीत करके रोहतक से एमपी का चुनाव हार गए थे, अभी विधायक बन के एमएलए बन करके आ गए हैं। लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि राम कुमार गौतम और शक्ति रानी शर्मा, ये दो नाम लगभग फाइनल हो गए हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, राम कुमार गौतम बहुत चर्चा में रहे थे पिछले 5 साल, आपको याद होगा अपने अलग अलग स्टेटमेंट के लिए। और शक्ति रानी शर्मा जो कालका से लड़ी हैं, विनोद शर्मा की पत्नी है और कार्तिकेय शर्मा जो राज्यसभा में अभी एमपी है, उनकी मां है। और जो मेरी सूचना है, विनोद शर्मा और कार्तिकेय शर्मा दोनों अब से कुछ देर पहले मनोहर लाल खट्टर जी से भी मिल करके आए हैं, वहां पर कटसी कॉल के लिए गए थे और ये मिल करके आए हैं। तो राम कुमार गौतम और शक्ति रानी शर्मा, ये दो नाम जो मेरे सोर्सेज हैं ये बता रहे हैं कि ये दो नाम मंत्रिमंडल में फाइनल हैं और 15 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें आप इन दोनों को शपथ लेते हुए देख सकते हैं। पंजाबी बिरादरी की बात बहुत हो रही थी और कि पंजाबी बिरादरी से एक मैंने आपको बताया कि अनिल विज साहब को अकोमोडेट किया गया है। दो ही बड़े पद होते हैं, एक तो मुख्यमंत्री, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर पंजाबी बिरादरी से एक रिप्रेजेंटेशन अनिल विज साहब को दिया जा रहा है और उनका नाम प्रस्तावित है, या मान लीजिए उस प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है। तो अनिल विज साहब स्पीकर के तौर पे। अब पंजाबी समाज से कई लोगों का नाम चल रहा था, लेकिन उसमें 3 नाम बहुत प्रमुखता से आगे चल रहे थे। वो भी प्लेट अब आ जाएगा, शायद जैसे ही आ जाता है हम आपको दिखाएंगे। ये किशन मिड्ढा, विनोद भयाना और घनश्याम दास अरोड़ा। अब किशन मिड्ढा 2019 के ठीक पहले जींद बाई इलेक्शन हुआ था, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव हो गया था। किशन मिड्ढा के पिताजी थे आईएनएलडी में, वो असामयिक निधन हुआ उनका, वो सीट खाली हुई और किशन मिड्ढा बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी उन्हें टिकट देती है और उसके बाद वो चुनाव जीत जाते हैं, जिसमें रणदीप सुरजेवाला और जेजेपी नई पार्टी बनी थी, दिग्विजय चौटाला। तो ये सारे नाम थे उस वक्त चुनाव में। तो एक चुनाव तो वो जीते, फिर 2019 भी जीते और उसके बाद 2024 भी जीते। घनश्याम दास अरोड़ा भी लगातार जीत रहे हैं, विनोद भयाना भी जीत रहे हैं। तो लेकिन इन तीनों नाम पर बहुत गंभीरता से विचार विमर्श होने के बाद जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक घनश्याम दास अरोड़ा का नाम मंत्रिमंडल के लिए फाइनल हो चुका है या उस पर आम सहमति बन गई है और 15 तारीख को हो सकता है आप घनश्याम दास अरोड़ा को बतौर मंत्री शपथ लेते हुए देख सकते हैं। उसमें एक वजह ये भी है कि कंवरपाल गुर्जर थे इस जिले से, यमुनानगर जिले से एक मंत्री थे, 2014 वाले में विधानसभा अध्यक्ष थे, 2019 वाले जो टेन्योर है उसमें वो पहले शिक्षा मंत्री थे, बाद में कृषि मंत्री हो गए थे, लेकिन वो हार गए चुनाव। अब यमुनानगर को एक रिप्रेजेंटेशन देना था, आवश्यक था, तो घनश्याम दास अरोड़ा का नाम, और चूंकि लगातार 3 बार जीते हैं, सीनियर लीडर हैं और पार्टी के बहुत ही लॉयल और वफादार नेता रहे हैं, तो घनश्याम दास अरोड़ा का नाम मेरे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि लगभग फाइनल हो चुका है और 15 तारीख को आप इनको शपथ लेते हुए देख सकते हैं। तो एक बार फिर हम अगले प्लेट पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले रिपीट कर देता हूं मैं, जो नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिए। नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे, 15 तारीख को आप उनको बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार ओथ लेते हुए देखेंगे पंचकुला में, जहां प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं।
कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे और कई केंद्रीय मंत्री होंगे। 40-50 हजार लोगों को पूरे हरियाणा से आमंत्रित किया जा रहा है, उनकी व्यवस्था की जा रही है। इस भारी भरकम जलसे में नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। पहले टेन्योर का उनका कार्यकाल 56 दिनों का रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है विधानसभा अध्यक्ष, ज्ञानचंद गुप्ता हार गए हैं, कंवरपाल गुर्जर हार गए हैं। अनिल विज साहब का के नाम का उनकी सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए और उनको सरकार में या इस पूरी व्यवस्था में एक जिम्मेदार पद पे रखना था। अब डिप्टी सीएम बना नहीं सकते और डिप्टी, कई बार ये चर्चा चली थी कि अनिल विज साहब को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। जिस बात से अनिल विज साहब को पिछली बार नाराजगी थी और कि एक जूनियर आदमी के अंडर में मैं कैसे डिप्टी सीएम या कोई मंत्री रहूंगा, वो एक जूनियर आदमी का डिप्टी सीएम कैसे हो सकता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता था, विधानसभा अध्यक्ष एक गरिमा पूर्ण पद है और वो मुख्यमंत्री से ऊपर का भी पद है। अगर आप विधानसभा में देखें तो अनिल विज साहब को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे उनके नाम का प्रस्ताव है और ये लगभग तय है। राम कुमार कश्यप को डिप्टी स्पीकर के तौर पर जगह मिल सकती है, ये आने वाले समय में आप देख सकते हैं। तो मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक लगभग ये भी नाम तय है। ब्राह्मण बिरादरी से 11 को पार्टी ने टिकट दिया था, 7 जीत करके आए हैं। मूलचंद शर्मा रिप्रेजेंट कर रहे थे पिछली बार, लेकिन इस बार शायद उनके नाम पे कोई संशय है और हो सकता है पार्टी उनको कोई बड़ी दूसरी जिम्मेवारी जवाबदेही दे। राम कुमार गौतम और शक्ति रानी शर्मा, ये दो नाम हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 15 तारीख को ये शपथ लेते हुए आपको दिख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विनोद शर्मा और कार्तिकेय शर्मा जो राज्यसभा के अभी सांसद हैं, अब से कुछ देर पहले मनोहर लाल जी से मिले भी हैं। वो फुटेज और फोटोग्राफ्स अभी सार्वजनिक भी किए गए हैं। तो एक तो ये, उसके बाद पंजाबी बिरादरी से एक तो अनिल विज साहब को अकोमोडेट किया गया है और 3 नामों पे चर्चा थी, लेकिन घनश्याम दास अरोड़ा का नाम लगभग तय है। पिछली बार भी कृष्ण मिड्ढा मंत्री बनते बनते रह गए थे, उन्हें ड्रॉप कर करके सुभाष सुधा जो थानेसर से एमएलए हैं उनको ले लिया गया था। लेकिन इस बार चूंकि यमुनानगर को भी रिप्रेजेंटेशन देना है और घनश्याम दास अरोड़ा बहुत ही सीनियर हैं, कंवरपाल गुर्जर हार गए हैं, इसलिए घनश्याम दास अरोड़ा की लॉटरी लगी है और 15 तारीख को आप उनको शपथ लेते हुए देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट एससी समाज को भी का भी बड़ा महत्व है। 17 लोगों को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया था इस समाज से, उनमें से 8 नामों पे बहुत गंभीरता से चर्चा चल रही थी। आपको पता है कि इसराना से कृष्ण लाल पवार जो कि राज्यसभा में एमपी हैं, सांसद हैं, लेकिन वहां से मतलब इनको इसराना से लड़वाया गया। किशन बेदी जो कि खट्टर साहब के बहुत करीबी हैं और वहाँ थानेसर के बगल में शाहबाद, वहां से चुनाव लड़े थे, पिछली बार हार गए थे। इस बार वहां से समीकरण बना नहीं, इन्हें शिफ्ट किया गया दूसरे हलके में और इस बार वो जीत करके आए हैं। विमला चौधरी पटौदी से जीत करके आई हैं। इन 3 नामों पे कंसिडर किया जा रहा था बहुत गंभीरता से। उसमें जो मेरे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि किशन लाल पवार और किशन बेदी, ये 2 नाम आपको लगभग तय बताए जा रहे हैं और 15 तारीख को ये शपथ लेते हुए आपको दिख सकते हैं पंचकुला में। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, किशन लाल पवार और किशन बेदी, ये दोनों, इन दोनों को आप देख सकते हैं 15 तारीख को ये शपथ लेते हुए पंचकुला में आपको दिख सकते हैं। इसके बाद जो मैं कह रहा था कि जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, जिला हैं, जातीय समीकरण, इन तमाम पहलुओं को या इन तमाम मसलों को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है और बीजेपी ये चाहती है कि सबको एक रिप्रेजेंटेशन नायब सिंह सैनी सरकार में मिले।
16 जाट बिरादरी से 16 लोगों को टिकट, 16 लोगों को उम्मीदवार बनाया था बीजेपी ने इस चुनाव में, जिनमें से 6 जीत करके आए। महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी और कृष्णा गहलोत, 3 नामों पर बहुत गंभीरता से विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन महिपाल ढांडा के नाम पर सहमति बनी है, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। श्रुति चौधरी बंसीलाल जी की पोती हैं, किरण चौधरी जी की पुत्री हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर किसी जमाने में सांसद रही। आपको पता है कि किरण चौधरी, श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आई और किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा बीजेपी ने, और उनकी पुत्री को तोशाम, जहां से उनकी चौधर है, जहां से किरण चौधरी लड़ती रही है, हमेशा जीतती रही है, उस तोशाम से श्रुति चौधरी को पार्टी ने टिकट दिया बीजेपी ने, और वो जीत करके आई। कृष्णा गहलोत राई से जीत करके आई हैं, लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि महिपाल ढांडा, पिछली बार भी नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था इन्हें, और बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी से जीत करके आए। जो सबसे अधिक वोटों से जीत करके आने वाले कुछ लोग हैं, उनमें एक महिपाल ढांडा भी हैं, और उनकी अपनी पकड़ है। पिछले बार भी मंत्री थे नायब सिंह सैनी सरकार में, इस बार भी नायब सिंह सैनी सरकार में उनको आप मंत्री के तौर पे शपथ लेते हुए 15 तारीख को देख सकते हैं। हम अगले प्लेट पे चलते हैं और आ जाते हैं गुड़गांव और अहिरवाल की तरफ। राव नरवीर सिंह, आरती राव, लक्ष्मण यादव। अब राव नरवीर सिंह को आप समझ लीजिए। राव नरवीर सिंह ने जिस धक्के के साथ टिकट लिया है और लड़ा है और जीत करके आए हैं, वो अपने आप में ये प्लेट गलत चल गई है, ये प्लेट गलत चल गई है, इसको रोक लीजिए एक बार। ये प्लेट गलत चल गई है, ये प्लेट गलत चल गई। इसमें जो हम ग्रीन लगा रहे हैं ना, हाँ, बस इतने पर होल्ड करके रखिए, अभी आप इसमें से होल्ड करके रखिए। राव नरवीर सिंह जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। यानी कि राव नरवीर सिंह 2014 में भी मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, बहुत ही धाकड़ नेता हैं, और 2019 में उनकी टिकट, विपुल गोयल की टिकट, बहुत लोगों की टिकट कटी थी, तो उसमें एक राव नरवीर की भी टिकट कटी थी। इस बार 2024 में धक्के के साथ टिकट लेकर के आए और धक्के के साथ जीत करके गए, और धक्के के साथ इस बार मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे। 15 तारीख को राव नरवीर को आप बतौर मंत्री आप और कैबिनेट मिनिस्टर ही बनेंगे, आप इनको शपथ लेते हुए देख सकते हैं। बीजेपी ने 7 यादवों को टिकट दिया था, जिसमें से 6 यादव जीत करके आए हैं। अब ये जो स्क्रीन पर आप 2 नाम देख रहे हैं, एक आरती राव, ये राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री हैं, और दूसरे लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण यादव का केस ये था कि ये कोसली से जीत करके आते थे और इनको ट्रांसफर किया पार्टी ने रेवाड़ी, और रेवाड़ी में भी ये जीत करके आए, और किसको हराए? कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव यादव को, यानी कैप्टन अजय यादव को ये हरा करके आए हैं। जो मेरे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि आरती राव या लक्ष्मण यादव में से किसी एक को मंत्री बनाया जाएगा। राव नरवीर सिंह मंत्री हैं, ये शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे कंफर्म, और ये जो 2 लोग हैं, आरती राव और लक्ष्मण यादव, इन दोनों में से किसी एक को आप मंत्री बनते हुए, मंत्री का शपथ लेते हुए, मंत्री पद का शपथ लेते हुए 15 तारीख को देख सकते हैं। आरती राव के लिए राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और जो अहिरवाल बेल्ट है साउथ हरियाणा, वो बीजेपी सरकार बनाने में अहम रोल अदा करता रहा है। इस बार भी सिर्फ एक सीट नांगल चौधरी की बीजेपी हारी, वरना उस इलाके की लाइन लगा के सारी सीटें, इवन महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जो कांग्रेस जीत करके आती थी, कैप्टन अजय यादव की सीट थी, फिर चिरंजीव यादव जीते रेवाड़ी, और राव दान सिंह इतने धाकड़ नेता थे महेंद्रगढ़ से, वो सब हारे, और 11 में 10 सीटें बीजेपी जीत करके आई। और राव इंद्रजीत सिंह का कहना था कि इस इलाके को चौधर मिलनी चाहिए।
पहले तो उनकी ख्वाहिश खुद के चीफ मिनिस्टर बनने की थी, लेकिन फिर बाद में उनकी उम्र भी हो गई है, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सेटल हो और पॉलिटिक्स में वो सेटल हो, और अपनी बेटी को चौधर के ही तौर पर डिप्टी सीएम बनवाना चाहते थे। लेकिन इस कार्यक्रम ये जब मैं जुड़ा अभी चैनल पे, तभी मैंने शुरुआती दौर में ही बताया था कि जो डिप्टी सीएम का प्रपोजल था उसे टर्न डाउन कर दिया है सेंट्रल लीडरशिप ने, और कहा है कि कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। हालांकि इसको लेकर के बहुत चर्चा थी। अब ये देखना होगा कि आरती राव मिनिस्टर बनती हैं या लक्ष्मण यादव मिनिस्टर बनते हैं। एक पेंच ये भी है कि इनमें से जितने नाम मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब 2 बार या 3 बार एमएलए थंपिंग मेजॉरिटी से जीत करके इनमें से कई लोग आए हैं। महिपाल ढांडा ही अपने बल पर जीत करके आते हैं और थंपिंग मेजॉरिटी से जीत करके आते हैं। लेकिन हालांकि लक्ष्मण यादव तो दूसरी बार एमएलए हो गए, आरती राव पहली बार एमएलए हो रही हैं, तो हुई हैं, ये अभी 2024 में जीता। तो फर्स्ट टाइमर को कैसे डिप्टी सीएम बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला चला मीटिंग में, और इसके ऊपर बहुत बातचीत होती रही कि एक कोई पैमाना होना चाहिए। अब लक्ष्मण यादव सेकंड टाइम ये जीत करके आए हैं। अगर आरती राव के नाम पर अगर कोई पोर्टफोलियो, अब शायद राजेंद्र सिंह चाहेंगे कि चलो ठीक है, तो ये भी एक रास्ता निकल सकता है कि आरती राव को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है और कोई एक अच्छी मिनिस्ट्री उनको दी जा सकती है। अब उस पर बातचीत चल रही है। आरती राव के बिहाफ पे राजेंद्र सिंह जी ही बात करते हैं, तो सेंट्रल लीडरशिप उनसे बातचीत कर रही है। अगर ये बातचीत सिरे नहीं चढ़ी तो हो सकता है कि फिर लक्ष्मण यादव की लॉटरी लग जाए। लेकिन इन दोनों नामों में हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और जैसे ही मेरे पास सोर्सेस के हवाले से खबर आएगी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो इन 3 नाम जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राव नरवीर का नाम फाइनल है और 15 तारीख को शपथ लेते हुए देखेंगे। आरती राव और लक्ष्मण यादव में से कौन शपथ लेगा, ये शायद कल या परसों पता चल जाए। जैसे ही पता चलेगा और अगर हमारे सोर्सेस के हवाले से हमें पता चलता है तो हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। अगले पर हम आ जाते हैं। गुर्जर समाज से बीजेपी ने 6 लोगों को टिकट दिया था, जिनमें से 4 लोग जीत करके आए। अब 2 नाम हैं, तेजपाल तंवर और राजेश नागर। इन दोनों में से कोई एक मंत्री बनेंगे। कौन बनेंगे, इस पे अभी आखिरी मुहर नहीं लगी है। ये अभी भी विचार में, ये अंडर कंसिडरेशन है, तेजपाल तंवर या राजेश नागर। लेकिन बनना एक कोई है, चाहे तेजपाल तंवर बने या राजेश नागर बने, इनमें से एक आदमी को ही मंत्रिमंडल में जगह मिल पाएगी, वो भी राज्य मंत्री के तौर पर। लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है, और अगर हो गया है तो मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। बहुत ईमानदारी और साफगोई के साथ मैं ये बता रहा हूँ, मेरे पास ये सूचना नहीं है कि इन दोनों में से कौन फाइनल हुए हैं। लेकिन ये तय है कि इनमें से एक का मंत्री बनना लगभग तय है। तो कुल मिलाकर करके ये स्थिति है। इसके बाद राजपूत समाज से हम आ जाते हैं। तो 3 लोगों को टिकट पार्टी ने दिया, लड़वाया था। राजपूत समाज से 3 उम्मीदवार थे इस चुनाव में, बीजेपी की तरफ से 2 जीत करके आए हैं। योगेंद्र राणा का नाम आप लगभग फाइनल मान करके चलिए, और मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री 15 तारीख को ये शपथ लेते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो योगेंद्र यादव का नाम आप लिस्ट में लेकर के चल सकते हैं राजपूत समाज से। जैसा मैंने बताया कि बीजेपी ने 3 लोगों को टिकट दिया था, 2 लोग जीत करके आए हैं, और योगेंद्र राणा का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। अब आ जाते हैं हम वैश्य समाज पे। 5 लोगों को टिकट दिया था, 2 लोग जीत करके आए, यानी कि 50% से भी कम जो है वो रिप्रेजेंटेशन टिकट के आधार पे मैं कह रहा हूँ। 5 को टिकट दिया था, 2 जीत करके आए। विपुल गोयल का नाम आप लगभग तय मान करके चलिए। 2014 में सेकेंड टेन्योर में जब थोड़े से मंत्रिमंडल में फेरबदल हुए थे, तो विपुल गोयल को मंत्री बनाया गया था। लेकिन 2019 में, जैसा मैं बता रहा था, राव नरवीर जी का जब नाम पढ़ रहा था,
रॉ नरवीर, विपुल गोयल, इन लोगों का टिकट 2019 में पार्टी ने काट दिया था और इनको चुनाव नहीं लड़वाया था। इस बार 2024 में चुनाव लड़वाया है, दोनों बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी से जीत करके आए हैं। तो आप 15 तारीख को विपुल गोयल को बतौर मंत्री शपथ लेते हुए आप देख सकते हैं पंचकुला में, जो एक बड़ा जलसा हो रहा है उसमें। अब आ जाइए हिसार। हिसार में रणवीर गंगवा, ये नाम लगभग तय है। पिछली सरकार में यानी कि 2019 वाले टेन्योर में ये डिप्टी स्पीकर थे, उसके पहले आईएनएलडी में थे, आईएनएलडी से जीत करके आए थे और विधानसभा पहुंचे थे। फिर आईएनएलडी से ये शिफ्ट हो गए बीजेपी में, यानी बीजेपी ज्वाइन कर लिया और इनाम के तौर पर इन्हें डिप्टी स्पीकर 2019 वाले टेन्योर में बीजेपी ने बनाया था। इस बार नलवा से ये नलवा से जीत करके आए, हालांकि इस बार तो बरवाला से जीत के आए, इसके पहले नलवा से जीत करके आ रहे थे और नलवा से रणधीर पनिहार को बीजेपी ने टिकट दिया। रणधीर पनिहार कुलदीप बिश्नोई के बहुत ही खासम खास है। जब हचका बनी तब से रणधीर पनिहार, एक भिवानी में एक हैं, वो ये 2-3-4 लोग बहुत करीबी थे इनके कुलदीप बिश्नोई के, लेकिन रणधीर पनिहार अब तक रहे, बाकी सब लोग उनसे दूर हो गए। हालांकि कुलदीप बिश्नोई के बेटे आदमपुर से भव्य बिश्नोई, जो पिछला बाई इलेक्शन जीत गए थे, इस बार वो हार गए हैं, लेकिन रणधीर पनिहार नलवा से जीत गए। अब चूंकि कुलदीप बिश्नोई का प्रेशर था और रणधीर पनिहार को टिकट नलवा से देना था, इसलिए नलवा से जो जीत कर लगातार आ रहे थे रणवीर गंगवा, उनको बरवाला शिफ्ट किया गया। बरवाला से भी रणवीर गंगवा बीजेपी के टिकट पे थंपिंग मेजॉरिटी से जीत करके आए। बीसी समाज यानी बैकवर्ड क्लास समाज से आते हैं और इनको आप निश्चित तौर पे 15 तारीख को बतौर मंत्री शपथ लेते हुए देख सकते हैं। तो 13 लोगों का नाम मैंने आपको बताया है, जिसमें 4 लोग में से 2 फाइनल होने हैं। एक मुख्यमंत्री जी हो गए 14, एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर। ये एक स्वरूप तैयार हुआ है जो मुझे जानकारी मिली है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, अगर ग्राफिक्स प्ले कर सकते हैं साथ साथ तो प्ले कर लें। नायब सिंह सैनी को आप बतौर मुख्यमंत्री देख पाएंगे। 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा पंचकुला में। प्रधानमंत्री, कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सबके सब पहुंचेंगे। अनिल विज साहब को आप देख सकते हैं बतौर स्पीकर 2024 वाले इस टेन्योर में, और उनकी सीनियरिटी पद की, उनके सीनियरिटी की गरिमा रखी गई है। और एक तरफ नायब सैनी होंगे तो दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे अनिल विज साहब को देख पाएंगे। राम कुमार कश्यप डिप्टी स्पीकर के तौर पे आप देख पाएंगे, एससी समाज से आते हैं। तो ये भी आप एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। मूलचंद शर्मा, अरविंद शर्मा, राम कुमार गौतम, शक्ति रानी शर्मा, इनमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, राम कुमार गौतम और शक्ति रानी शर्मा का नाम मंत्रिमंडल के लिए लगभग फाइनल हो गया है। 11 ब्राह्मणों को पार्टी ने टिकट दिया था, 7 इस बार जीत करके आए हैं। राम कुमार गौतम और शक्ति रानी शर्मा, ये 2 नाम आप 15 तारीख को शपथ लेते हुए देख सकते हैं। किशन मिड्डा, विनोद भयाना, घनश्याम दास अरोड़ा पंजाबी बिरादरी से आते हैं। 11 पंजाबी बिरादरी के लोगों को पार्टी ने टिकट दिया था, 9 जीत करके आए हैं। घनश्याम दास अरोड़ा, मेरी जानकारी के मुताबिक इनको आप 15 तारीख को मुख्य मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए देख पाएंगे। इनके नाम पे लगभग सहमति बन गई है। कृष्ण लाल पवार, किशन बेदी, विमला चौधरी, इन 3 नामों पर चर्चा चली। कृष्ण लाल पवार और किशन बेदी, इन 2 नामों पर लगभग सहमति बन गई है। एससी समाज के 17 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया था, 8 जीत करके आए हैं। किशन लाल पवार और किशन बेदी, इन 2 लोगों को 15 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें आप शपथ लेते हुए देख पाएंगे।
16 जाट समाज जाट बिरादरी के 16 लोगों को उम्मीदवार बनाया था पार्टी ने। 6 लोग जीत करके आए हैं। महिपाल डांडा, श्रुति चौधरी, कृष्णा गहलोत, 3 नामों पे बहुत गंभीरता से विचार हुआ, लेकिन अंतोगत्वा महिपाल डांडा के नाम पर एक सहमति बनी है और महिपाल डांडा को आप 15 तारीख को शपथ लेते हुए देख सकते हैं। यादव बिरादरी में 7 लोगों को उम्मीदवार बनाया था, 6 लोग जीत करके आए। रॉ नरवीर सिंह का नाम फाइनल है, 15 तारीख को आप इनको शपथ लेते हुए देख सकते हैं। आरती राव और लक्ष्मण यादव में से कोई एक मंत्रिमंडल में जाएगा, यानी यादव बिरादरी से 2 लोग आपको मंत्रिमंडल में दिखेंगे। रॉ नरवीर फाइनल है, आरती राव और लक्ष्मण यादव में से कोई एक। तेजपाल तंवर और राजेश नागर, ये 2 नाम हैं गुजर समाज से। 6 लोगों को टिकट दिया था, इस समाज के गुजर समाज के 6 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया था, 4 जीत करके आए हैं। और तेजपाल तंवर और राजेश नागर, इन दोनों में से किसी एक को आप 15 तारीख को शपथ लेते हुए देख पाएंगे। राजपूत समाज के 3 लोगों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, 2 जीत कर आए हैं। योगेंद्र राणा को आप मंत्री पद का शपथ लेते हुए 15 तारीख को देख सकते हैं। वैश्य समाज के 5 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया था, 2 जीत करके आए हैं। विपुल गोयल को आप बतौर मंत्री शपथ लेते हुए 15 तारीख को देख सकते हैं, ये संभावना प्रबल है। एससी समाज के बीसी समाज से रणवीर गंगवा, जो पिछले टेन्योर में डिप्टी स्पीकर थे, उनको इस बार एलिवेट कर करके मंत्री के तौर पर आप इन्हें शपथ लेते हुए देख सकते हैं। तो 11 और आरती राव और लक्ष्मण यादव में से एक 12 और तेजपाल तंवर और राजेश नागर में से एक, यानी कि 13 और एक मुख्यमंत्री 14। ये नायब सिंह सैनी सरकार की एक लिस्ट है। कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा अब तक की जानकारी के मुताबिक। बाद बाकी क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कई बार आखिरी गेंद पे भी बहुत कुछ हो जाता है। ये अब तक जो तय हुआ है और इसको आप लगभग फाइनल ही मान करके चल सकते हैं। फिर भी 15 तारीख का इंतजार कीजिए और जो हमारे सोर्सेज ने हमें जो सोर्सेज से पता चला है, हाईली प्लेस्ड सोर्सेज से पता चला है, वो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि रंजन जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत सटीक जानकारी, यानी कि मान लीजिए कि 99% ये सटीक जानकारी है जो 13 नाम हमने आपके सामने रखे हैं।